उम्मीद है आप लोग पुराना वीडियो देख के सब रिवीजन कर लिए होंगे। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। जो नए बच्चे हैं उनका भी स्वागत है। आप लोग पिछला वीडियो देख के रिवाइज कर लेना, नहीं तो आगे की चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो आज अपन अपने सेकंड चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। चैप्टर 2 में आ गए हैं, चैप्टर 1 हो चुका है, सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप लोग जाइए और रिवाइज करिए उसको, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है आगे की चीजें आप लोगों को ठीक से समझ में ना आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं आज, और वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की पद्धतियां। अभी देखो, एक प्रॉब्लम ये है कि फिर से वही बात आ जाएगी कि मेथड ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च, इन दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में, एग्जाम में मेथड और टाइप्स, अनुसंधान की पद्धतियां और अनुसंधान के प्रकार, इन दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा इसके बीच अंतर समझ लेते हैं, फिर अपन शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च का मतलब है कि आपके रिसर्च का, आपके अनुसंधान की प्रकृति क्या है। ठीक है, आप क्यों कर रहे हो, क्यों आप अनुसंधान कर रहे हो, ये तय करेगा कि आपके रिसर्च का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी अभी मैंने अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक अनुसंधान की मैंने बात की। अगर आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका उद्देश्य है कि आप एक विद्यमान समस्या का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना है, ये अगर आपका मोटिव है तो आप अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो। यानी कि आपके उद्देश्य ने ये तय किया कि आपके रिसर्च का टाइप क्या होगा। पद्धति का मतलब ये होगा कि आप अपना रिसर्च करने के लिए, है ना, कौन सा तरीका अपनाते हैं। ठीक है, आपको बैटिंग कर रहे हो, आपको मैच जीतना है। अब आप वो चाहे आप बहुत स्लो खेल के, बहुत डिफेंसिव खेल के भी आप मैच जीत सकते हो। ठीक है, और आप बहुत एग्रेसिव खेल के भी मैच जीत सकते हो। तो आपका तरीका क्या होगा वो अलग बात है। टाइप ऑफ रिसर्च एक अलग बात है और अनुसंधान की पद्धतियां एक अलग बात है। तो एक एक करके अपन देखते जाएंगे कि टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, आज में पूरा नहीं हो पाएगा, जितना आज हो पाएगा उतना अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि भाई किस किस टाइप के अनुसंधान पद्धतियां होती हैं। तो एक तो होता है ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अवलोकन। यहां मैं लिख दिया हूं अवलोकन। दूसरा होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार। और तीसरा होता है क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर, और उसको हिंदी में हम लोग प्रश्नावली भी बोलते हैं। प्रश्नोत्तरी शब्द का भी इस्तेमाल वो करता है कभी कभी। ठीक है, पर मेनली इसको प्रश्नोत्तरी बोला जाता है। ठीक है, तो तीन मेन मेथड्स हमारे पास हैं, तीन पद्धतियां हमारे पास हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनायर। इसके अलावा भी कुछ है जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है भाई, तो पद्धतियां हैं क्या भाई, देखिए लिखा हुआ है, इन सर्वे रिसर्च और रिसर्च द डेटा इज गैदर्ड बाय यूजिंग थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो जो हम लोग पद्धतियां पढ़ेंगे, ये वास्तव में है क्या, ये है कि आप किस तरीके से अपना डेटा कलेक्ट करते हो। रिसर्च की जो जान है, रिसर्च का जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, वो है डेटा। बिना डेटा के आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते, चाहे आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, चाहे क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। आपको डेटा चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो, आपको डेटा चाहिए। तो बेसिकली रिसर्च मेथड्स की जो हम लोग बात करते हैं, वो रिसर्च मेथड है कि आप अपना डेटा कैसे गैदर करेंगे। गैदर करने का मतलब है कि कैसे आप अपने आंकड़े इकट्ठा करेंगे। अभी देखिएगा, डेटा गैदरिंग के लिए अब हिंदी में वो शब्द जो यूज करता है वो है समंकलन या संकलन। ठीक है, आगे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि ऑब्जर्वेशन मेथड है क्या, क्या इसमें किया जाता है, और कब ऑब्जर्वेशन मेथड हमें यूज करना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में लिखा है, ऑब्जर्वेशन इज अ प्लान्ड मेथोडिकल वॉचिंग। ऑब्जर्वेशन इज अ प्लान्ड मेथोडिकल वॉचिंग। दो तीन शब्दों को मैं यहां पर अंडरलाइन करना चाहूंगा, एक प्लान्ड, मेथोडिकल, और तीसरा है वॉचिंग। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं, अवलोकन क्या है, एक नियोजित युक्तिक्रम देखना। ये नियोजित युक्तिक्रम देखना। देखिए भाई, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाओ और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके आओ, देखो कि उनकी पढ़ने की इच्छा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे और बस उनको सरसरी निगाह से देख के वापस आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखिए बोल रहा है कि ये एक प्लान्ड और मेथोडिकल वॉचिंग है, एक नियोजित और युक्ति क्रम देखना है। इसका मतलब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है और एक मेथड है। ठीक है, केवल देखना नहीं है। यूजुअली हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनका कोई पर्पस नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और उसको भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो हम लोग रिसर्च में पढ़ रहे हैं, उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। तो पर्पसफुल प्लान्ड वॉचिंग,
ये होगा क्या, ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन। ठीक है, नियोजित यानी कि बिल्कुल प्लानिंग के साथ और एक निश्चित मेथड में, एक निश्चित तरीके से आप देख रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको हम लोग इंग्लिश में रिसर्च में क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। आगे पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। ऑब्जर्वेशन मीन्स वॉचिंग केयरफुली, बार बार एक दो बातें बार बार रिपीट होंगी भाई, और इसलिए मैंने लिख भी दिया है ताकि पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए। वॉचिंग केयरफुली, ऑब्जर्वेशन का मतलब वो क्या कह रहा है, वॉचिंग केयरफुली, या हिंदी में बोले तो ध्यान पूर्वक या सावधानी से देखना। ऐसे ही नहीं देखना है भाई कि टाइम पास कर रहे हैं, सावधानी से केयरफुली देखना है। ठीक है, वी डू सी मैनी थिंग्स सिचुएशंस इन आवर रूटीन लाइफ। ठीक है, वही बात कह रहा है जो मैंने आपको बोला कि आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखते हो। देयर में नॉट बी एनी मोटिव, देयर में नॉट बी एनी मोटिव बिहाइंड सीइंग। तो आप देखते तो बहुत सारी चीजें हो रोज, लेकिन उनके पीछे कोई एक पर्पस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग देखना या ऑब्जर्व करना बोलते हैं, वो होता है व्हाट वी सी इज मोस्टली कैजुअल एंड विदाउट एनी पर्पस। फिर से पर्पस की बात आ गई, आकस्मिक होता है और बिना किसी उद्देश्य के होता है। ठीक है, फिर से वही वाली बात आ गई भाई, पर्पस की बात मैं थोड़ी देर पहले कर ही रहा था और यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, एक तो वो क्या होता है, आकस्मिक होता है, आकस्मिक होता है, और दूसरा बिना किसी उद्देश्य के होता है। इट इज कैजुअल, इट इज कैजुअल एंड विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी पर्पस। कैजुअल होता है और बिना किसी पर्पस के होता है, बार बार ये पर्पस वाली बात आएगी। ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल सीइंग। हम लोग जिस ऑब्जर्वेशन, जिस अवलोकन की बात कर रहे हैं, वो केवल ऐसी सरसरी निगाह से देखने से अलग है। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल सीइंग। कैजुअल सीइंग का मतलब पर्पसलेसली, कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यहीन देखना। ठीक है, इट इज डन सिस्टमेटिकली, कौन सा, यानी कि जिस ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो सिस्टमेटिकली होता है, विथ अ डेफिनिट पर्पस, विथ अ डेफिनिट पर्पस। फिर से पर्पस की बात आ गई। तो आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन का मतलब है क्या। ऑब्जर्वेशन का मतलब है ध्यान से, केयरफुली, सिस्टमेटिकली, विथ पर्पस, विथ पर्पस, एक उद्देश्य के साथ देखना या ऑब्जर्व करना, उसको हम लोग रिसर्च में ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। सिर्फ देखना, उसको ऑब्जर्वेशन नहीं बोलेंगे। तीन बातें बहुत जरूरी है इसमें, पहला केयरफुली वॉचिंग, दूसरा सिस्टमेटिक या मेथोडिकल कह सकते हो आप, यानी कि सुनियोजित और क्रमबद्ध, युक्ति क्रम। ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास एक डेफिनिट पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों देख रहे हो, क्या जानना चाहते हो। ठीक है, हिंदी में इसको मैंने लिखा है क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक या मेथोडिकल, और निश्चित उद्देश्य। ये निश्चित उद्देश्य आपकी नैया पार लगाएगा। जैसे ही डेफिनिट पर्पस की बात आ गई, वहां पर उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कि ऑब्जर्वेशन में क्या क्या करना पड़ता है। लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर, सॉरी, द ऑब्जर्वर बोल रहा है, द ऑब्जर्वर यूजेस ऑल हिज सेंसरी ऑर्गन्स, ऑल हिज सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं भाई, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 5 इंद्रियां बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कौन कौन सी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीव, ये सारी क्या है, हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है या जो ऑब्जर्वर है, यहां पर देखिए रिसर्चर को उसने क्या बोला है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी कि अवलोकन करता। ऑब्जर्वर कौन होता है, जो ऑब्जर्व करेगा, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, अवलोकन करता। तो कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है, अवलोकन की जो प्रक्रिया है, उसमें आप सभी सेंसरी ऑर्गन्स को इंटीग्रेटेड मैनर में यूज करते हो। इंटीग्रेटेड मैनर में यूज करने का मतलब है कि आप सभी अपने सेंसरी ऑर्गन्स को, सभी इंद्रियों को एक साथ यूज करते हो। ठीक है, यानी कि आंख, कान, दिमाग तीनों खुला होना चाहिए। ऐसा अपन बोलते हैं ना टीचिंग के टाइम पे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं तो अपना आंख, कान और दिमाग तीनों खोल के रखो। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अपने सभी इंद्रियों का उपयोग एक जगह करो, फोकस्ड। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा है अपनी इंद्रियों का एकीकृत या समाकलित ढंग से उपयोग। ये हिंदी बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बताते रहता हूं कि आपको हिंदी का भी वो टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए। ये ना हो कि कॉन्सेप्ट सब आपको पता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते समय आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो बात किसके बारे में कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों को हिंदी बताता रहता हूं। तो आगे देखते हैं, और कह रहा है कि ऑब्जर्वर ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम फॉर अ डेफिनिट पर्पस। फिर से पर्पस वाली बात आ गई, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ये।
फॉर अ डेफिनिट पर्पस, निश्चित उद्देश्य के लिए। ठीक है, अब तक आप लोगों को ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जर्वेशन फिर से वही बोलूंगा मैं, क्या है ये? एक ऐसा सिस्टम है, देखने का एक ऐसा तरीका है जो आप केयरफुली करते हो, यानी कि सावधानी से करते हो, ध्यान से करते हो। दूसरा, सिस्टमेटिकली या मेथोडिकली करते हो। ठीक है, आपके पास एक निश्चित पद्धति है, एक निश्चित तरीका है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि इसका एक निश्चित उद्देश्य है, एक फिक्स्ड पर्पस है, डेफिनिट पर्पस है। ठीक है, आगे एक स्टेटमेंट लिखा हूं मैं, ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो देखते हैं अपन। लिखा है, द ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस इज यूनिक एंड पेक्यूलियर टू हिम। द ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस इज यूनिक एंड पेक्यूलियर टू हिम। स्टिल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, बोल रहा है कि जो अवलोकनकर्ता का जो अनुभव है, हिंदी में यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूं, अवलोकनकर्ता का जो अनुभव है, यानी कि रिसर्चर का जो एक्सपीरियंस है, वो अलग हो सकता है। हर अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग रिसर्चर का जो अनुभव है वो अलग अलग हो सकता है, उसके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। फिर भी क्यों मैं इतना इस आसान से सेंटेंस को मैं क्यों इतना बार बार स्ट्रेस देके पढ़ रहा हूं, वो मैं आपको बताता हूं। फिर भी बोल रहा है, स्टिल, और इंग्लिश में क्या बोला था यहां पर? स्टिल यह आंकड़े संकलन करने का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। क्यों इस पूरे स्टेटमेंट को मैं इतना स्ट्रेस देके पढ़ रहा हूं? क्या हुआ कि जब इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा था ना, तो उसमें मुझे दिखा एक ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन। इसमें मेरे को तो एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन दिखता है। कैसे एनटीए जो है किस तरीके से आपको कंफ्यूज करता है, ये पूरा एक स्टेटमेंट पढ़िए आप ध्यान से। पहले, द ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस इज यूनिक एंड पक्यूलियर। पक्यूलियर का मतलब ये है कि अजीब हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है। पक्यूलियर का मतलब ये होता है। ठीक है, यूनिक और पक्यूलियर हो सकता है। टू हिम स्टिल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। हिंदी में पढ़ें तो अवलोकनकर्ता का अनुभव विशेष और अलग हो सकता है, फिर भी यह आंकड़े संकलन करने का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। अब आप देखो, एनटीए क्या कर सकता है, वो आपको बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एनटीए बोलेगा आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि कैसे आपको ध्यान देना है, कैसे आपको एनटीए के जाल में फंसने से बचना है। वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। और वो तीन करेक्ट सेंटेंसेस आपको देगा, तीन करेक्ट सेंटेंस आपको देगा। और एक सेंटेंस वो इसको भी डाल देगा, जिसको मैंने अभी अभी पढ़ा। एक सेंटेंस वो इसको डाल देगा जो मैं अभी अभी रीड किया आपके सामने, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो कर देगा, द ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस इज यूनिक एंड पक्यूलियर टू हिम। और ये स्टिल के जगह वो लिख देगा इसलिए, विच इज वाई, और या फिर लिख देगा देयर फोर। स्टिल को वो हटा देगा और लिख देगा इसीलिए। यहां पर जो फिर भी करके लिखा हो ना, इसको वो काट देगा, इसकी जगह वो क्या लिख देगा, इसीलिए यह आंकड़े संकलन करने का एक अच्छा माध्यम नहीं माना जाता। वो ये लिख देगा, वो क्या करेगा, इसीलिए यह आंकड़े संकलन करने का अच्छा माध्यम नहीं माना जाता। वो यहां पर स्टिल को रिप्लेस करके वो कर देगा विच इज वाई। ठीक है, विच इज वाई, इसलिए, या देयरफॉर दिस इज नॉट अ गुड मेथड और नॉट यूजफुल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। वो ऐसे चेंज कर देगा स्टेटमेंट को। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट ठीक से याद नहीं है, या आपने बार बार रिवाइज नहीं किया है, या आपने ठीक से इसे पढ़ा नहीं है, तो आप इस स्टेटमेंट से कन्विंस भी हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पढ़ के वैसे ही लगता है कि भाई जो अवलोकन करता है, जो ऑब्जर्वर है, उसका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, बहुत अजीब हो सकता है, और इसलिए ये मेथड उतना अच्छा है नहीं। तो अगर ये स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं है, तो हो सकता है एग्जाम में आप एनटीए के इस गलत स्टेटमेंट से कन्विंस हो जाओ और आप इसको भी सही मान लो, और आप कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे, या तो कोई दूसरा सही ऑप्शन को टिक कर दोगे, यानी कि जो ऑलरेडी सही है जो स्टेटमेंट, या तो आप उसको टिक कर दोगे, या फिर आप ऑल ऑफ द अबव में टिक कर दोगे कि भाई सभी सही, सारे स्टेटमेंट सही हैं। कुल मिला के आप गलत ऑप्शन टिक कर दोगे, कुल मिला के आप गलत ऑप्शन टिक कर दोगे। तो इस तरीके से आपको एनटीए के जाल में फंसने से बचना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय बोथ द साइंटिस्ट्स एंड सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, वैज्ञानिक और समाज शास्त्रियों दोनों के द्वारा उपयोग किया जाता है भाई।
ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो ना केवल साइंटिस्ट के थ्रू द्वारा, बल्कि जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि समाज शास्त्रियों को सोशल साइंटिस्ट बोला जाता है, दोनों के द्वारा ये मेथड जो है यूज किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हो सकता है वो बोल दे कि भाई ये जो टेक्निक है वो सिर्फ सोशल साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, या फिर वो बोल दे कि सिर्फ साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, तो उस केस में वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली साइंटिस्ट या ओनली सोशल साइंटिस्ट यदि वो बोलता है तो वो गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ हमको दिख रहा है लिखे हुए कि भाई ये जो मेथड है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो वैज्ञानिक और समाजशास्त्री दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो एनटीए ऐसे बहुत छोटे छोटे बदलाव करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो टेस्ट करता है कि आपने चीजों को कितनी बारीकी से पढ़ा है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो भाई, और एक प्रोफेसर जो है उसकी खासियत होती है कि उसे जो पता है, एक प्रोफेसर को जो बात पता है वो उसे बहुत क्लियर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा उसको, शायद वाली बात उसके साथ नहीं रहती। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक क्रिटिसिज्म भी है इसके साथ। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसके साथ एक छोटा सा क्रिटिसिज्म या आलोचना भी इसकी होती है। क्यों होती है, किस बात को लेके होती है? दैट दिस मेथड इज अनरिलायबल, दैट दिस मेथड इज अनरिलायबल, मतलब कि भरोसे के लायक नहीं है ये तरीका, भरोसेमंद नहीं है ये तरीका। लोगों का ये कहना है कि अभी अभी जो बात हम लोग पढ़े, ठीक है, एक कारण इसका ये भी है कि ऑब्जर्वर्स का जो एक्सपीरियंस है वो अलग हो सकता है। हर व्यक्ति एक ही परिस्थिति को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है और उसका अलग अलग परिणाम निकाल सकता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से इसे थोड़ा सा अविश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, भरोसे के लायक नहीं माना जाता। तो आगे इसका सोल्यूशन भी दिया जा रहा है आपको कि ये जो प्रॉब्लम है ना कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो उतनी रिलायबल नहीं है, तो उसको रिलायबल क्या करें तो वो रिलायबल बन जाएगा। रिलायबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे उसकी? बाय डूइंग इट मोर साइंटिफिकली, बाय डूइंग इट मोर साइंटिफिकली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। देखिए, आप लोगों के लिए जो नोट्स मैं बनाता हूं या जिस नोट्स से मैं पढ़ाता हूं वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड होता है भाई। जिस तरीके से वो आप लोगों को से क्वेश्चन पूछता है, जितने स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन पूछता है, उसी तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप? ऑब्जर्वेशन मेथड के जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, जो उसकी कमियां हैं, उसको आप कैसे दूर कर सकते हो? बाय डूइंग इट मोर साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से करने पर इसकी कमियां दूर की जा सकती हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई तो बताइए, कोई डाउट है? थोड़ा सा इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड का मेन पर्पस क्या होता है। तो पहला लिखा हुआ है टू कैप्चर द ह्यूमन कंडक्ट एज इट एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, टू कैप्चर द ह्यूमन कंडक्ट एज इट हैपन्स, एज एक्चुअली इट हैपन्स, ये इसका इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला पार्ट, एज एक्चुअली इट हैपन्स, यानी कि मानवीय क्रियाएं जैसी हो रही हैं, यथा स्थिति, हिंदी में देख लो लिखा है यथा स्थिति, का मतलब क्या होता है? एज इट इज, यथा स्थिति समझना और दर्ज करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक वर्णनात्मक अनुसंधान पढ़े थे, ध्यान है आप लोगों को? वर्णनात्मक अनुसंधान, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसको बोलते हैं इंग्लिश में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि परिस्थितियां जैसी हैं वैसे ही उनका वर्णन करना, वैसे ही उसे डिस्क्राइब करना, बिना उसके वेरिएबल्स को चेंज किए। तो ऑब्जर्वेशन मेथड तब अपनाना चाहिए जब आप चीजों को एज इट इज देखना चाहते हो, आप मैनिपुलेट नहीं करना चाहते, आप अपने वेरिएबल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है कि टू कैप्चर द ह्यूमन कंडक्ट एज इट एक्चुअली हैपन्स, यथा स्थिति में इसे समझना और दर्ज करना। ठीक है, अगला पर्पस है टू प्रोवाइड मोर ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मोर ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि सामाजिक जनजीवन की जो बातें हैं, उनकी जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से या चित्रात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। आलेखित या चित्रात्मक का मतलब वही है, ठीक है, कि जब आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, आप प्रॉपर एक मेथड से आप ऑब्जर्व करते हो तो आप उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते हो। चित्रात्मक का मतलब वही है भाई, ग्राफिकल का मतलब वही है। ठीक है, आप ज्यादा उसे डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, और यहाँ हिंदी में आप लिख सकते हो चित्रात्मक या आलेखित, ये कीवर्ड को याद रखना।
आगे इसका अगला प्रोसेस बता रहा है टू स्टडी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड सिचुएशन, बहुत ही कॉमन इसका पर्पस है, कोई बड़ी बात नहीं है। टू वेरीफाई एंड एक्सटेंड द जनरलाइजेशंस, टू वेरीफाई एंड एक्सटेंड द जनरलाइजेशंस और थ्योरीज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टडीज। तो ऑब्जर्वेशन का एक ये पर्पस भी होता है कि जो एक जनरलाइज्ड थ्योरीज दी गई है, जनरलाइज्ड का मतलब आपको पता है, पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं, एक सामान्यीकृत सिद्धांत जो है जिसे पहले ही दे दिया गया है, ठीक है, जिसे पहले ही जनरलाइज किया गया है, उसे वेरीफाई करना, उसे सत्यापित करना। और वो सत्यापन कैसे करोगे भाई? आप उस थ्योरी को अप्लाई करके देखोगे और फिर ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? जो चीजें हो रही हैं उसे ध्यान देना, ठीक है, जो चीजें हो रही हैं उस पर ध्यान देना, उस पर फोकस करना इंटेंशनली, यही है ऑब्जर्वेशन। तो जब आपको किसी एक जनरलाइज्ड थ्योरी को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करने का मतलब होता है सुधारना या उसे और आगे बढ़ाना या फिर उसे सत्यापित करना है, उसे वेरीफाई करना है, तो उस केस में भी आप क्या करते हो, कौन सा मेथड अपनाते हो? ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। लास्ट है टू गेन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम। टू गेन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि समस्या तो है लेकिन आप उस समस्या के जड़ में जाना चाहते हैं, जड़ में जाना चाहते हैं। इनसाइट यानी कि दृष्टिकोण प्राप्त करने का मतलब ये है, दृष्टिकोण प्राप्त करने का मतलब ये है कि सपोज आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। अब अगर आप इस प्रॉब्लम में एक इंसाइट क्रिएट करना चाहते हो, एक दृष्टिकोण प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। कोरोना प्रॉब्लम है, ऑफलाइन क्लासेस हो रही है वो प्रॉब्लम है, या हमको ऑनलाइन मोड में पढ़ना नहीं आता वो प्रॉब्लम है, या हमारी आदत नहीं हुई है ये प्रॉब्लम है। ये होता है क्या, एक इंसाइट गेन करना या दृष्टिकोण प्राप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन एक रीड करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई इसका लास्ट पार्ट। द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इज टू कलेक्ट वैलिड डेटा फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, टू कलेक्ट वैलिड डेटा फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब यहाँ पर वो जो टाइप्स में पढ़े थे वो नहीं है भाई, ठीक है। टाइप्स में जो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़े थे, यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब है उच्च गुणवत्ता वाला अनुसंधान, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है बोला जा रहा है वो इसलिए अपनाया जाता है ताकि आप जो आंकड़े इकट्ठे करो वो ज्यादा वैलिड हो, ज्यादा वैध हो, ठीक है, ताकि उससे रिसर्च की गुणवत्ता बढ़े, उच्च गुणवत्ता के आंकड़े, ठीक है। यहां मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हिंदी में ठीक से दिखे। लिखा है क्या? उच्च गुणवत्ता के आंकड़ों का संकलन, उच्च गुणवत्ता के आंकड़ों का संकलन, ठीक है। तो दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्यों अपनाया जाता है। एक, वैलिड डेटा कलेक्ट करने के लिए, यानी कि आपका डेटा जो है वो ज्यादा वैलिड होना चाहिए। क्यों वैलिड होगा? ऑब्जर्वेशन मेथड की वजह से कि भाई आपने उसे खुद ऑब्जर्व किया है, आपने देखा है कि किस तरीके की का रिएक्शन मिल रहा है, किस तरीके से कौन सा वेरिएबल रिएक्ट कर रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा वैलिड होता है। और दूसरा ये कि इससे रिसर्च की क्वालिटी बढ़ती है, इंप्रूव होती है, आपके अनुसंधान की जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो जाती है। आगे देखते हैं वही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन का। तो ऑब्जर्वेशन में देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके का काम आपका रहेगा भाई, यानी आपको शरीर और दिमाग दोनों इसमें एक्टिव रखना पड़ेगा। शरीर का मतलब आंख कान नाक, ठीक है, और मेंटल मतलब कि अपना दिमाग खुला रखना है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी दोनों यूज होता है भाई। क्वेश्चन में अगर बोल दे कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो पूरी तरीके से एक मेंटल एक्टिविटी है, अगर वो ऐसा बोलेगा मतलब समझ जाना कि वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो एक गलत स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो पूरी तरीके से मेंटल या पूरी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दोनों इसमें इन्वॉल्व होती है भाई, ठीक है। आगे लिखा है attention has to be drawn only on the items useful और relevant for the study, यानी कि जो उपयोगी और संबंधित आंकड़े हैं, उपयोगी और संबंधित आंकड़े, उन्हीं को ऑब्जर्व किया जाता है भाई। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास जो हजार चीजें चल रही हैं आप सबको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, उन आंकड़ों को, उन इंफॉर्मेशन को जो आपके रिसर्च से रिलेवेंट है, ठीक है।
तो एक चीज अपन यहाँ देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आप लोगों के लिए। पहला लिखा है ऑब्जर्वेशन इज मेड ऑन सेलेक्टिव बेसिस। ऑब्जर्वेशन इज मेड ऑन सेलेक्टिव बेसिस। सेलेक्टिव बेसिस का मतलब क्या है भाई? सेलेक्टिव बेसिस का मतलब है कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है, सैंपल, ठीक है, रिलेवेंट सैंपल बोल रहा है भाई यहाँ पे, संबंधित समष्टि, जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है आप केवल उसको ऑब्जर्व करोगे। आपने सैंपल सेलेक्ट क्यों किया है? ताकि आपको पूरे 1 करोड़ लोगों को ऑब्जर्व ना करना पड़े। आपने उन 1 करोड़ में से कुछ लोगों का सैंपल ले लिया, तो आप जो ऑब्जर्वेशन करते हो वो केवल उन सैंपल्स का करते हो, ठीक है। तीसरा जो इसमें मिलेगा, तीसरा या चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो थोड़ा सा इसका ऑपोजिट रहेगा, तो वहां पे अपन समझेंगे। आगे लिखा है ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग्स। नेचुरल सराउंडिंग, स्वाभाविक वातावरण में आप अवलोकन करते हो। ऑब्जर्वेशन कभी भी जो है वो मैनिपुलेटेड सराउंडिंग में नहीं होता। नेचुरल सराउंडिंग का मतलब है क्या? नेचुरल सराउंडिंग का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे, झरना और पहाड़ से नहीं है। नेचुरल सराउंडिंग का मतलब है कि आप अपना जो सैंपल रखे हो उस सैंपल को आप बिल्कुल एज इट इज, जैसे एक यूजुअल कंडीशन में आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, आप लैब के अंदर अपने हिसाब से वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो, फेरबदल करते हो, और फिर आप देखते हो कि क्या रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है, क्या रिजल्ट मिल रहा है। पर ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो क्या होता है कि स्वाभाविक वातावरण में वो चीजें होती हैं भाई। स्वाभाविक वातावरण में या नेचुरल सराउंडिंग में, नेचुरल सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप जो है अपने वेरिएबल्स को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करते, उनको आप यूजुअल कंडीशन प्रोवाइड करते हो। जिस कंडीशन में हमेशा वो वेरिएबल रहता है आप वही कंडीशन उसे प्रोवाइड करते हो। एक एग्जांपल अपन इसका ले सकते हैं कि आप देखना चाहते हो कि कोविड 19 के बाद जो भी सिचुएशंस आई, उस सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने जितने भी स्कीम्स दिए किसानों के लिए, जितने भी स्कीम्स दिए, उन स्कीम्स से किसानों को कितना फायदा हुआ आपको ये देखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, और आप ये ऑब्जर्व करोगे, इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे कि किसानों को पता ना चले कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। आप किसानों को पता ना चले कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, बिल्कुल जैसी चीजें हैं वैसे ही रहने दो, और देखिए कि उन लोग कैसे उस स्कीम का फायदा उठाते हैं। तो ये एक तरीके से हो गया कि नेचुरल सराउंडिंग, और भी कई इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, लिखा है इट हेल्प्स द रिसर्चर टू डिटरमाइन द रियलिटी बाय हिम और हिमसेल्फ। हेल्प्स द रिसर्चर टू डिटरमाइन द रियलिटी बाय हिम और हिमसेल्फ, यानी कि देखो इसका मतलब क्या है भाई, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, दिखने में थोड़ा सा आसान है पर है बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब ये है कि जब आप चीजें ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि नेचुरल सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आप नेचुरल सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हो। तो जब आप नेचुरल सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब चीजें आप खुद विटनेस कर रहे हो, ठीक है, वो चीजें आपके सामने हो रही हैं। तो आपके पास मौका है कि आप खुद डिसाइड करें कि क्या वास्तविकता है। अगर आप उसी सिचुएशन को किसी और से ऑब्जर्व करवाओगे और फिर उसका डेटा आप एनालाइज करोगे, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाएगी कि आपने खुद वो विटनेस नहीं किया है, वो चीजें जो हो रही हैं वो आपने खुद नहीं देखा है, किसी और ने देखा, उसने एक डेटा बनाया, उसने रिपोर्ट बनाई, तो हो सकता है उसका भी कुछ ओपिनियन उसमें ऐड हो, उसके भी अपने बायसेस उसमें हो, और तो यानी कि आपके पास जो डेटा मिला वो एक फिल्टर्ड डेटा है, वो डायरेक्ट डेटा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जब आप करते हो तो आपके पास एक मौका मिलता है कि आप खुद वास्तविकता को समझें, ठीक है, खुद आप वास्तविकता को देखें। उसके बाद अगला उसी का दूसरा तरीका है, उसी की दूसरी बात हो रही है, अवॉइड्स मैनिपुलेशन। अवॉइड्स मैनिपुलेशन, जैसे कि हम लोग अभी अभी पढ़े कि ये नेचुरल सराउंडिंग में चीजें होती हैं, यानी कि मैनिपुलेशन होना ही नहीं है। और क्योंकि आप खुद विटनेस कर रहे हो तो इस बात का भी डर नहीं है कि जो एनालाइज करके आपको देगा वो कुछ उससे मैनिपुलेट कर दे, वो जानबूझ के डेटा चेंज कर दे, इसकी भी जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लिखा है द कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इज नॉट सेलेक्टिव। ये वही वाली बात आ गई जो मैं बोल रहा था ना कि उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। द कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इज नॉट सेलेक्टिव। यहां थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सेलेक्टिव बेसिस पे होता है, अब यहाँ पर वो लिख रहा है कि नॉट सेलेक्टिव, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इज नॉट सेलेक्टिव। तो ये दो अपोजिट बातें सेम एक ही जगह पे कैसे हो गई, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि ये जो दो बातें वो कह रहा है वो देखने में आपको सेम लग रहा है लेकिन ये सेम है नहीं, ठीक है। यहां पर जो है वो बात कर रहा था
सैंपल की। हाँ भाई विकास बिल्कुल सही पकड़े हो आप। यहाँ पर वो बात कर रहा था सैंपल की। यहाँ पर जब मैं बोला कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सेलेक्टिव बेसिस पे किया जाता है, तो वहां पर मेरे कहने का मतलब था कि जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है आप केवल उसको ऑब्जर्व करोगे। और यहाँ पर वो बात कर रहा है कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, यानी कि आप कलेक्शन और रिकॉर्ड जो डेटा जो कलेक्ट और रिकॉर्ड करोगे वो सेलेक्टिव नहीं होगा भाई, वो तो जो दिख रहा है आपको वो लिखना पड़ेगा, वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जर्व आप करोगे किसको? ऑब्जर्व आप करोगे केवल अपने सैंपल को, जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है केवल आप उस सैंपल को ऑब्जर्व करोगे। और जब आप डेटा कलेक्ट और रिकॉर्ड करोगे तो उस समय पे आप सेलेक्टिव नहीं होगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सेलेक्टिव सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब वहां पर भी आप सेलेक्टिव हो जाओगे कि इस सैंपल में से मैं सिर्फ इन चीजों को रिकॉर्ड करूंगा, केवल इन चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो गलती हो जाएगी भाई। तो सेलेक्टिव सैंपल को ऑब्जर्व करना है, लेकिन कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा जो है वो फुल होगा भाई। ठीक है, आपका सैंपल जो भी चीजें जो भी व्यवहार दिखा रहा है जैसे भी रिएक्ट कर रहा है वो पूरा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम बात लिखी हुई जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, रादर देन क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल और लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, मतलब कि वही कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ना कि किसी लेबोरेटरी या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। लेबोरेटरी एनवायरनमेंट का मतलब आर्टिफिशियल होता है। लैब में आप क्या करोगे? लैब में आप जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां बना दोगे कि ये ऐसे ऐसे रिएक्ट करे, तो ऑब्जर्वेशन वहां थोड़ा सा काम नहीं कर पाएगा। वो किस परिस्थिति में काम करता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में, स्वाभाविक वातावरण में। और यहाँ पर नेचुरल या स्वाभाविक कहने का मतलब जंगल पेड़ पहाड़ झरना नहीं है, यहाँ नेचुरल का मतलब है यूजुअल, सामान्य। ठीक है, जो हमेशा रहता है। अगला देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स फ्यू और नो कंट्रोल्स ऑन सराउंडिंग। फिर से वही बात आ रही है, फ्यू और नो कंट्रोल, यानी कि चरों पर न के बराबर नियंत्रण। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है, इट कुड बी ऑब्जर्वेशन और फ्यूअर आइटम्स और सब्जेक्ट। ठीक है, आंशिक विषय या मदों का अवलोकन हो सकता है, यानी कि हो सकता है आप किसी सैंपल के एक खास फीचर पे ही रिसर्च कर रहे हो, एक खास फीचर पे ही रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ऑब्जर्वेशन केवल किन्हीं गिने चुने चीजों का ही किया जाएगा। लास्ट है, इट मस्ट सर्व द फॉर्मुलेटेड रिसर्च पर्पस। फॉर्मुलेटेड रिसर्च पर्पस का मतलब कि जो निश्चित एक उद्देश्य है, जिसे उद्देश्य विशेष के लिए जो आप रिसर्च कर रहे हो उससे संबंधित होना चाहिए, उसका पर्पस फुलफिल करना चाहिए, तभी आपका ऑब्जर्वेशन किसी काम का है। चलिए आगे देखते हैं, स्टेजेस। 4 स्टेजेस होते हैं भाई, वैसे ये कोई रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली ऑब्जर्वेशन जो है 4 स्टेजेस में होता है, या आमतौर पे अक्सर जितनी भी किताबें आप पढ़ोगे उसमें ये स्टेप्स दिए होते हैं। पहला जो है वो है चूजिंग द रिसर्च साइट। रिसर्च साइट का मतलब ये है कि आप वो जगह तय कर लें जहां आपको ऑब्जर्वेशन करना है, जहां आपको रिसर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा? अनुसंधान क्षेत्र या स्थान का चयन करना। ठीक है, जहां आप रिसर्च करने वाले हो, जिस क्षेत्र का, जिस जगह में आप रिसर्च करने वाले हो उसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अगला जो है स्टेप वो क्या रहेगा? गेनिंग एक्सेस इन सेटिंग एंड टेकिंग अ रोल। गेनिंग एक्सेस इन सेटिंग एंड टेकिंग अ रोल मतलब इसका ये है कि व्यवस्था में अभिगम प्राप्त करना। शब्द रट लो, इंपॉर्टेंट है, अभिगम प्राप्त करना। पहले ही बोला हूं, आसान हिंदी एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, व्यवस्था में अभिगम प्राप्त करना और अपनी भूमिका तय करना। भूमिका तय करना कहने का मतलब ये है कि जिस जगह को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, ठीक है, वहां आप ब्लेंड इन हो जाओ, वहां आप सेटिंग एक्सेस करो। इसका मतलब ये है कि आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, कहां पर खड़े होके, कहां पर बैठ के, किस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे, ये आपको तय करना है। गेनिंग एक्सेस इन सेटिंग का मतलब वही है कि आप ऑब्जर्वेशन करोगे कैसे। आप छत पे खड़े होकर लोगों को देखोगे, आप कैमरा फिट कर दोगे, ठीक है, या लोगों के बीच भीड़ में खड़े होकर आप उनको ऑब्जर्व करोगे, ये है। आगे है जॉटिंग डाउन नोट्स। जॉटिंग डाउन नोट्स, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं संक्षेप में लेख लिखना, यानी कि आप नोट्स लिखोगे। ठीक है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप नोट करोगे। जोटिंग डाउन का मतलब होता है कि एक समरी लिखना उसकी, ठीक है, शॉर्ट में लिखना। अब आप ऑब्जर्व ही कर रहे हो, लाइव ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप डिटेल थोड़ी लिखते बैठे रहोगे। ठीक है, लास्ट है आपका फॉर्मुलेटिंग द एनालिसिस। फॉर्मुलेटिंग द एनालिसिस की आप अपने विश्लेषण की प्रक्रिया तय करते हो कि ठीक है भाई, नोट्स तो हमारे पास आ गया, डेटा हमारे पास आ गया, अब उसको हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे। लास्ट पार्ट इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा सेशन भी ये वाला खत्म होने के लिए आ गया है।
लिखा है ऑब्जर्वेशन मस्ट बी डन अंडर कंडीशंस which will enable to collect accurate results, which will enable to collect accurate results, यानी कि ऑब्जर्वेशन उस कंडीशन में करना चाहिए जहां सही डेटा हम कलेक्ट कर सकें, सही डेटा कलेक्ट कर सकें। आप बहुत अजीब सी परिस्थितियों में ऑब्जर्व करने गए हैं तो आपको सही डेटा नहीं मिलेगा भाई, सही डेटा नहीं मिलेगा। आपको रायपुर का ट्रैफिक जानना है तो आप सामान्य दिनों में जाओ, आप उस दिन चले गए जिस दिन एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो आपको सही डेटा नहीं मिल पाएगा, आपको लगेगा कि रायपुर बड़ा अच्छा है यार, रोड एकदम खाली खाली है। तो यहाँ कहने का मतलब वही है, द डिस्टेंस एंड लाइट मस्ट बी सेटिस्फैक्ट्री, द डिस्टेंस एंड लाइट मस्ट बी सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि आप जहां पर से भी ऑब्जर्व कर रहे हो और जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो उसका डिस्टेंस और लाइट जो है प्रॉपर होना चाहिए भाई। मैकेनिकल एड्स आप ले सकते हो, कैमरा और माइक, इन सब चीजों की हेल्प आप ले सकते हो। ऑब्जर्वेशन शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी कि जो आपका सैंपल साइज है, जो समष्टि का जो आकार है, सैंपल समष्टि को डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, उसका साइज जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। और लास्ट में है कि आपको अपना डेटा वेरीफाई करने के लिए उसे रिपीट करना चाहिए, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चनायर मेथड। 3 मेथड में आप लोगों को बताया था, कौन कौन सा मेथड था वो, एक तो था ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा था क्वेश्चनायर मेथड और तीसरा था इंटरव्यू मेथड, ठीक है। तो अपन दूसरे में आ गए हैं क्वेश्चनायर मेथड में, आज सिर्फ ये देखेंगे, फिर बाकी का कल देखेंगे। नहीं, कुछ नहीं था दोनों के बीच। क्वेश्चनायर मेथड को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नावली पद्धति, क्वेश्चनायर मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली पद्धति। तो इसमें देखिए लिखा, प्रश्नावली होता क्या है, पहले तो अपन इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है अ क्वेश्चनायर इज अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस फॉर रिस्पोंडेंट्स टू आंसर, अ क्वेश्चनायर इज अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस फॉर रिस्पोंडेंट्स टू रिक्वायर। इसका मतलब है, हिंदी में देखते हैं, इसका मतलब है हिंदी में प्रश्नों का समूह जो प्रतिवादी द्वारा उत्तरदायी होगा, प्रश्नों का समूह जो प्रतिवादी द्वारा उत्तरदायी होगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चनायर जो है वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन है भाई, एक बहुत सारे क्वेश्चंस का सेट है जिसका उत्तर कौन देगा, प्रतिवादी देगा। प्रतिवादी, यहाँ पर उत्तर देने वाले को या जो आंसर देने वाला व्यक्ति है उसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं रिस्पोंडेंट, इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं रिस्पोंडेंट, ठीक है। और हिंदी में उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रतिवादी। प्रतिवादी, बार बार ये शब्द आएगा, जब तक हम लोग क्वेश्चनायर पढ़ते रहेंगे प्रतिवादी या रिस्पोंडेंट वर्ड आएगा। तो इसका मतलब समझ जाइए कि जिस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट, ठीक है, या प्रतिवादी, यानी कि जिसको प्रतिक्रिया देनी है, जिसको जवाब देना है, ठीक है। आगे लिखा है दीज आंसर्स बिकम प्राइमरी डेटा फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसको भी वो चेंज करके आपको फंसा सकता है कि भाई जो क्वेश्चनायर में जो हमको आंसर मिलता है, जो प्रतिवादी या जो रिस्पोंडेंट हमको आंसर देता है, वो प्राइमरी डेटा के बजाय वो लिख देगा कि भाई वो क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्या कर सकता है, वो बोल सकता है, फंसा सकता है कि क्वेश्चनायर मेथड में जो आंसर्स हमको मिलते हैं वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है भाई। जो प्रतिवादी आंसर देता है, जो रिस्पोंडेंट आंसर देता है, वो क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है, प्राथमिक आंकड़े होता है, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े यहाँ मैं लिख दिया हूँ, प्राथमिक आंकड़े। टाइप्स ऑफ डेटा में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, सेकेंडरी आंकड़े क्या होते हैं। वैसे बेसिक थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। जो डेटा डायरेक्टली आप कलेक्ट करते हो, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड से या क्वेश्चनायर मेथड से जो आंसर्स आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट आपको डायरेक्ट मिल रहा है, वो होगा प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा का मतलब किसी और ने रिसर्च किया था, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया था, किसी और ने आंकड़ों का संकलन किया था और आप उसको यूज कर रहे हो, वो हो जाएगा क्या, सेकेंडरी डेटा। यानी कि एक तरीके से सेकेंड हैंड डेटा इसको हम लोग बोल सकते हैं। आगे लिखा है द रिसर्चर्स मोस्ट कॉमनली यूज दिस मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा। सबसे प्रचलित माध्यम, इसके पहले जो ऑब्जर्वेशन पढ़े थे उसको हम लोग सबसे अच्छा माध्यम बोले थे, ठीक है। टर्म्स में डिफरेंस समझना भाई। उसके पहले जो हम लोग मेथड देखे थे उसको हम लोग बोले थे, जो ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोगों ने देखा उसमें लिखा था कि वो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, सबसे अच्छा मेथड। और यहाँ क्या लिखा है, सबसे, क्या बोलना चाहिए, कॉमनली यूज्ड मेथड बोल रहा है, यानी कि सबसे प्रचलित माध्यम, सबसे
क्या बोलना चाहिए कि फैशन में जो माध्यम होता है वो यही है, क्वेश्चनायर मेथड, कॉमनली यूज या सबसे प्रचलित माध्यम। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले टू गैदर डेटा ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक द रिसर्चर लिस्ट्स द क्वेश्चन टू विच ही और शी रिक्वायर्स द आंसर। यानी कि एक रिसर्चर होने के तौर पे आपको जिन सवालों का जवाब चाहिए और अगर आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं या आप उस स्थिति में नहीं है कि आप डायरेक्टली उन चीजों को ऑब्जर्व करके जान ले, आप क्या करते हो, उनको एक क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, आप उनका एक प्रश्न बना देते हो, प्रश्नावली बना देते हो और आप चाहते हो कि आपका जो प्रतिवादी है, आपका जो रिस्पॉन्डेंट है वो उसे आंसर करे। ठीक है, तो जो क्वेश्चनायर है वो आप चाहे तो पर्सनली जाके दे सकते हो रिस्पोंडेंट को, चाहे तो आप उसे मेल कर सकते हो, यहाँ लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, दोनों चीजें आज के समय में इन प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चनायर बनाओगे कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनायर कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रश्नावली निर्माण कैसे करोगे, किन बातों का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, वो देखते हैं थोड़ा सा। लिखा है while preparing a questionnaire caution must be taken in selection of questions and variables। ठीक है, तो बात यह है कि ओनली व्हेन यू आस्क द राइट क्वेश्चंस विल यू गेट द राइट आंसर्स, मतलब कि अगर आप सही सवाल करेंगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा। तो बोल रहा है कि क्वेश्चंस के सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्वेश्चन के सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सो दैट द रिसर्चर कुड रिसीव एक्यूरेट आंसर। सीधी सी बात है, सही सवाल करोगे तभी तो सही जवाब मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा है कि द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा गैदरिंग टेक्निक इज टू ऑब्टेन वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। आप ऑब्जर्वेशन मेथड के बजाय क्वेश्चनायर मेथड क्यों यूज करोगे, ऑब्जर्वेशन के बजाय क्वेश्चनायर मेथड क्यों यूज करोगे, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज्यादा वैलिड और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ज्यादा वैलिड और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए आगे थोड़ा जो है, इसमें एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वो है कि द रिसर्चर द रिसर्चर शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम अंडर स्टडी। यानी कि जो रिसर्चर है उसको अपनी प्रॉब्लम ठीक से पता होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस बारे में रिसर्च कर रहा है। ठीक है, और वो जिस भी टॉपिक में रिसर्च कर रहा है उसकी उसे ठीक से जानकारी होनी चाहिए, यानी कि उसका नॉलेज बैकग्राउंड जो है, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में बेसिक नॉलेज उसे होना चाहिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट स्कीम पे रिसर्च कर रहे हैं तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट स्कीम है क्या, क्यों वो गवर्नमेंट स्कीम लाया गया, उस गवर्नमेंट स्कीम का पर्पस क्या था और फिलहाल क्या उस बारे में किया जा रहा है। ये होता है कि किसी भी टॉपिक के बैकग्राउंड को समझना। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो रिसर्चर है उसको अपने रिसर्च टॉपिक का या रिसर्च प्रॉब्लम की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, समस्या की सही समझ होनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए वो क्या कर सकता है, रिसर्चर के पास क्या ऑप्शन है, टू रिव्यू द लिटरेचर बिफोर फाइनलाइजिंग द कंटेंट्स ऑफ क्वेश्चन आयर। यानी कि आप क्वेश्चन आयर जो है वो बना क्यों रहे हैं, आप क्वेश्चन आयर बना रहे हैं क्वेश्चन आंसर जानने के लिए, ठीक है, अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चनायर बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो है क्या, किस बारे में है, क्यों है, उसका एक आपको नॉलेज बैकग्राउंड लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको एक सलाह दी जा रही है कि आप रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू ये जरूर करें, रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर। इसका मतलब कि साहित्य वाचन जो है वो आपको करना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू आप लोगों को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, आंकड़ों के स्रोत जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग एक चीज पढ़ेंगे लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू फिलहाल आप लोग थोड़ा सा समझ लो कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि पहले उस टॉपिक पे जो काम हो चुका है या उस टॉपिक से रिलेटेड आपके रिसर्च
टॉपिक से रिलेटेड, आपके शोध विषय से रिलेटेड, उसके संबंधित जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं आप उसको पहले रीड करते हो। जैसे कि कोई मैगजीन है, गवर्नमेंट की कोई मैगजीन है, गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट है, ठीक है, या उस टॉपिक पे पहले ही अगर कुछ रिसर्च हुआ है आप उस रिसर्च रिजल्ट को पढ़ें, उसकी थीसिस पढ़ें, ये होता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ एक आपको सलाह दी जा रही है कि अपना क्वेश्चनायर बनाने से पहले, आप क्वेश्चनायर तभी बना पाएंगे जब आपको उस टॉपिक का बैकग्राउंड पता होगा। तो वो बैकग्राउंड पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो, या हिंदी में उसको बोला जाता है साहित्य वाचन। साहित्य वाचन, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन वो ऐसा ही बोलता है, तो क्या करें। देखते हैं भाई क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला आपका काम है ये तय करना कि आपके प्रश्नों का क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, आप जो है किसान के खेती करने के तरीके पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको ये पूछे जा रहे हो कि आपको खाने में क्या पसंद है, पीने में क्या पसंद है, आप कौन सा टीवी सीरियल देखना पसंद करते हो, आपको कौन सा हीरो पसंद है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रश्नों का क्षेत्र यानी कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उस रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, ये होता है प्रश्नों का क्षेत्र तय करने का मतलब, या डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वेश्चन आयर। ठीक है, अगला जो आपको ध्यान रखना है, अगला स्टेप जो होगा वो होगा डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का प्रकार तय करना। अब प्रश्नों का प्रकार क्या होता है भाई, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। हिंदी में इसको बड़ा अजीब सा शब्द इस्तेमाल करता है, परिमितोत्तर प्रश्न। परिमितोत्तर प्रश्न का मतलब होता है क्लोज एंडेड, और ओपन एंडेड को हम लोग बोलते हैं विस्तृत प्रश्न या मुक्त प्रश्न। आगे पढ़ेंगे कि परिमितोत्तर प्रश्न क्या होता है, विस्तृत मुक्त प्रश्न क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप तय करना कि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रखोगे या ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखोगे। तीसरा है प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट क्वेश्चन आयर। प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट क्वेश्चन आयर यानी कि प्रारूप प्रश्नोत्तरी तैयार करना। ड्राफ्ट क्वेश्चन आयर का मतलब क्या होता है, आप एक रफ क्वेश्चन आयर तैयार कर रहे हो। ठीक है, पहली बार में तो आप एकदम परफेक्ट क्वेश्चनायर बना नहीं पाओगे, तो आप ड्राफ्ट क्वेश्चनायर बना रहे हो, यानी कि एक रफ कह सकते हैं, एक प्रोविजनल अस्थायी क्वेश्चनायर आप बना रहे हो, फाइनल नहीं है अभी वो। अगला स्टेप रहेगा प्रेजेंटिंग प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनायर। प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनायर विथ अ सैंपल पॉपुलेशन। विथ अ सैंपल पॉपुलेशन यानी कि आप दो चार लोगों से वो क्वेश्चनायर, दो चार लोगों से वो क्वेश्चन करके देखोगे, आप दो चार लोगों को वो प्रश्नोत्तरी जो है वो दे के देखोगे, और देखोगे कि उनका क्या रिएक्शन मिल रहा है, या सही कुछ ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल भी रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया इसके पिछले स्टेप में क्या था, आप जो क्वेश्चनायर बनाए हो वो ड्राफ्ट क्वेश्चनायर है, प्रारूप है, एक फाइनल नहीं है, रफ कट है वो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको प्री टेस्टिंग कर रहे हो। उसकी प्री टेस्टिंग यानी कि वो जो रफ क्वेश्चनायर आपने बना के रखा है वो कुछ 2 4 5 10 लोगों से को आप देके देख रहे हो कि भाई कैसा रिएक्शन उनकी तरफ से मिलता है। ठीक है, अगला जो आपका स्टेप होगा रिवाइजिंग द क्वेश्चन आयर। रिवाइजिंग द क्वेश्चन आयर अकॉर्डिंग टू द सजेशंस रिसीव्ड। क्योंकि आपने केवल एक ड्राफ्ट क्वेश्चन आयर बनाया था और आप उसको क्या कर रहे थे, केवल उसकी प्री टेस्टिंग कर रहे थे, 2 4 10 लोगों से आप जानना चाह रहे थे कि आपका वो क्वेश्चन आयर सही है या नहीं। और जो भी सजेशन आपको मिलेगा उसके हिसाब से आप क्या करोगे भाई, अपने क्वेश्चन आयर को रिवाइज करोगे। ठीक है, रिवाइज करोगे। अगला स्टेप आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन आयर। अब देखो रिवाइज तो आपने कर लिया, अब आपका क्वेश्चन आयर, फाइनल क्वेश्चन आयर आपका बन गया। अब क्या करोगे, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि जो एक्चुअली आपका सैंपल है, जो भी आपके सैंपल पार्टिसिपेंट्स हैं जिन पे आप रिसर्च करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उनको वो फाइनल क्वेश्चन आयर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रश्नोत्तरी का वितरण इसको हिंदी में बोल रहे हैं अपन। अगला स्टेप क्या होगा, सेंडिंग रिमाइंडर्स टू द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, यानी कि जो सैंपल पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके नमूने या समष्टि के जो भागीदार हैं, ठीक है, उनको क्या करोगे, आप रिमाइंडर सेंड करोगे कि भैया 1 हफ्ते बाद देना था, आज यहाँ तो 10 दिन हो गए, कैसे कर रहे हो, कब दोगे। ठीक है, ये होता है रिमाइंडर सेट करना। हिंदी में उसको बोलते हैं अनुस्मारक भेजना। अनुस्मारक भेजना, रिमाइंडर को बोला जाता है अनुस्मारक। ठीक है, अगला स्टेप होगा रिसीविंग द रिस्पॉन्सेज। रिसीविंग द रिस्पॉन्सेज मतलब 8-10 रिमाइंडर भेजने के बाद फाइनली जो आंसर देने वाले लोग थे उन लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से उसमें आंसर वगैरह करके आपको उन्होंने भेज दिया, यानी कि आपको रिस्पॉन्स मिल गया, आपको सारे उत्तर मिल गए। अगला स्टेप क्या होगा,
एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द डेटा रिसीव्ड। सो भाई सी बात है, जब आपको आंसर मिल गया तो अगला स्टेप क्या बचता है, उसे एनालाइज करना और इंटरप्रिट करना कि क्या आपने उसका निष्कर्ष निकाला। और फाइनल आपका स्टेज रहेगा राइटिंग द रिपोर्ट। राइटिंग द रिपोर्ट इसमें समझने वाली चीजें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको इसका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सीक्वेंस आपको इसका याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस इसका इंपॉर्टेंट है। राइटिंग द रिपोर्ट लास्ट आपका स्टेप है। चलिए अगला देखते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के हो सकते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड तो हम लोग देख ही लिए, उसके अलावा भी दूसरे तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है भाई मेल्ड क्वेश्चन आयर। मेल्ड क्वेश्चन आयर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। मेल्ड क्वेश्चन आयर का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन आयर जो है ना पर्सनली जाके रिस्पोंडेंट्स को नहीं देते हो, जो आपके प्रतिवादी हैं आप पर्सनली उनको जाके नहीं देते हो। आप क्या करते हो, उनको डाक के थ्रू भेजते हो। नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डाक के थ्रू या मेल के थ्रू आप क्या करते हो, उनको भेजते हो। यहाँ लिखा हुआ है रिस्पोंडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप। एक लिफाफे में आप अपना क्वेश्चन आया डालते हो, उसमें प्रतिवादी का एड्रेस लिखते हो और उनको भेज देते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बेवजह इसको ज्यादा इस पर डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। अगले पे आते हैं सीधे हम लोग। लिखा है ग्रुप्ड एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चन आयर। ग्रुप्ड एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चन आयर यानी कि आप एक ग्रुप के पास पर्सनली जाते हो और आप उनको क्वेश्चन आयर दे देते हो और उनसे आप क्या करते हो, आंसर्स रिसीव करते हो। ठीक है, इन दिस टाइप द रिस्पोंडेंट्स गैदर द पार्टिसिपेंट्स। सॉरी, यहाँ पर रिस्पोंडेंट शब्द गलत है, ये रिस्पोंडेंट नहीं है, यहाँ रिसर्चर है। ठीक है, क्या होता है इसमें, रिसर्चर जो है वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जितने भी प्रतिभागी हैं जिनको आंसर देना है, जो भी आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको एक जगह पे गैदर करते हैं, एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं एट वन प्लेस एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आयर। ठीक है, यानी कि देखो क्लियर है यार, नाम में ही लिखा हुआ है ग्रुप एडमिनिस्टर्ड सामूहिक प्रश्नोत्तरी, यानी कि आप अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक जगह इकट्ठे करके उनसे आप आंसर्स लोगे। ठीक है, और इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर इट इज बेसिकली यूज्ड बाय द टीचर्स। इट इज बेसिकली यूज्ड बाय द टीचर। टीचर लोग सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके रिस्पोंडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स तो एक ही जगह होंगे, अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है पर्सनल कॉन्टेक्ट क्वेश्चन आयर। पर्सनल कॉन्टेक्ट क्वेश्चन आयर व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो रिसर्चर है वो पर्सनली वन टू वन क्या करता है, अपने क्वेश्चंस का आंसर रिसीव करता है। ठीक है, जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वो बिल्कुल रिसर्चर के सामने, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पर फेस टू फेस करके लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब कि रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट्स कम टुगेदर। ठीक है, रिसर्चर और रिस्पोंडेंट जो है वो लोग एक साथ आते हैं एंड द क्वेश्चनायर इज फिल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब कि यहाँ पर इसकी बात हो रही है भाई रिसर्चर की, यानी कि जो रिसर्चर है उसके उपस्थिति में उत्तर भरे जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, इस तरीके का जो मेथड है इसमें हमको अधिक स्पष्टता मिलती है भाई, अधिक स्पष्टता यानी कि ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। क्यों, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो आपके सामने क्वेश्चंस का आंसर डाल रहा है, तो किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेयर उसमें नहीं होता। एक्सटर्नल इंटरफेयर नहीं होता, बाहरी किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होता, तो इसकी वजह से ज्यादा क्लियर और ज्यादा सही डेटा आपको मिलता है। अब आते हैं अपन अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, और एक रहेगा हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड या विस्तृत या मुक्त प्रश्न जो है उसके बारे में समझते हैं। तो थोड़ा सा देखो ये होता क्या है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि जहां प्रतिवादी जो है या आपका रिस्पोंडेंट जो है वो क्या है, स्वतंत्र है भाई, लिबर्टी उसके पास है, यानी कि वो फ्री है, वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, जैसा वो सोचता है, जो वो बोलना चाहता है वो बोल सकता है। इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं ओपन एंडेड, या हिंदी में बोल रहे हैं विस्तृत या मुक्त। मतलब कि जो आपका रिस्पोंडेंट है, ही और शी इज फ्री टू आंसर, ही और शी इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन। वो जो चाहे जितना चाहे बोल सकता है। जैसे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर
टॉपिक, कोई भी XYZ टॉपिक है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अब इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, जितना चाहे बोल सकते हो। या फिर एक क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ABC, यानी किसी भी एक टॉपिक पे आपके सुझाव क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता और आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जैसा चाहे वो बोल सकते हैं, आपका ओपिनियन जो भी है आप वो देख सकते हैं। एडवांटेजेस थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ओपन एंडेड क्वेश्चन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एक इसका एडवांटेज है कि अनएंटिसिपेटेड आंसर आपको मिलता है, यानी कि आपको कभी ऐसी चीजें भी पता चलती हैं जो आपने सोचा नहीं था, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद है रिसर्चर कैन हैव रियल व्यू ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। रियल व्यू आपको देखने के लिए मिलता है, वास्तविक उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है वो आपको जानने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री हैं, वो कोई भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा वो बता सकते हैं। ठीक है, आगे है अगला इसका जो आपको फायदा है वो है रिस्पोंडेंट्स कैन गिव देयर व्यू इन देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि जो रिस्पोंडेंट हैं, जो प्रतिवादी हैं, वो अपनी भाषा में अपना आंसर दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, पता चलता है कि वो कितने क्रिएटिव हैं, वो कितने रचनात्मक हैं। आपको अगर मैं बोल दूं कि आपको मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और आपको आंसर सिर्फ इंग्लिश में देना है, तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग तो अच्छे से आंसर दे देंगे, लेकिन जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो लोग सारी बातें जानने के बाद भी ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक इसका फायदा है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हो सकता है इस स्टेटमेंट को वो चेंज करके आपको कंफ्यूज कर दे कि जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम है कि आंसर जो है अपने लैंग्वेज में नहीं दिया जा सकता और इसमें क्रिएटिविटी की कमी होती है, ऐसा वो स्टेटमेंट को चेंज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में, ओपन एंडेड क्वेश्चन में आंसर जो है अपनी लैंग्वेज में दिया जा सकता है और उसमें क्रिएटिविटी लेवल भी हाई होती है। ठीक है, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्व व्यक्तित्व दिखा सकते हैं और ज्यादा डिटेल्ड आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में दे रहे हैं तो वो लोग ज्यादा डिटेल्ड आंसर दे सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन के केस में आपको ज्यादा डिटेल्ड आंसर मिलता है। अगला एक और इसका देख लेते हैं, लास्ट इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, द आंसर्स रिवील द लॉजिक ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, यानी कि देखिए कई बार ये होता है कि किसी एक क्वेश्चन का कोई सही जवाब नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को ये पूछ दूं कि बताओ भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा सही है इंडिया में, ज्यादा अच्छी है, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तर्क के आधार पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सबसे अच्छा साबित कर सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई एक सही आंसर नहीं है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की ये भी एक खासियत है, ये भी एक फायदा है, एक एडवांटेज है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वो अपने लॉजिक को बता सकता है, वो बता सकता है कि उसके आंसर के पीछे का लॉजिक या तर्क क्या है। कुछ डिसएडवांटेजेस इसके देख लेते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि आंसर जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट आंसर्स में बी रिसीव्ड। ठीक है, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसका कोई एक सही आंसर होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी कि हर व्यक्ति अलग अलग आंसर देगा और इतने डिफरेंट आंसर्स हो सकता है आपको मिल जाए कि उनको जनरलाइज करने में आपको दिक्कत हो, उनको एकीकृत करने में आपको दिक्कत हो, कोई एक निष्कर्ष निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर होगा, थोड़ी बहुत भिन्नता होगी तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट आंसर्स अगर आपको मिले तो वहां कोई एक निश्चित निष्कर्ष निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। अगला है रिस्पॉन्सेज कैन बी वेग, इररिलेवेंट और नॉट टू द पॉइंट। ठीक है, क्योंकि भाई रिस्पोंडेंट को क्या मतलब है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, पर रिस्पोंडेंट को इससे हो सकता है मतलब ना हो, वो एक बात के बाद दूसरी बात, दूसरी बात के बाद तीसरी बात, बेकार की बातें आपको बताने लग जाए। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। एक और डिसएडवांटेज क्या इसका कह रहा है कि मैनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चंस में नॉट लीड टू वैल्यूएबल एनालिसिस। वही बात जो मैंने पहले वाले में बताया कि बहुत ज्यादा वेरिएशन यदि आ जाएगा आंसर में तो आप उसका एक सही निष्कर्ष निकाल नहीं सकते। ठीक है, आप उसके कैसे उसे एनालाइज कैसे करोगे, क्योंकि सारे आंसर्स बहुत अलग अलग हैं। उसके बाद एक है डिसएडवांटेज इसका, कोडिंग ऑफ द रिस्पॉन्स इज नॉट पॉसिबल।
इतना अलग और इतना डिटेल्ड और इतना क्या कहना चाहिए डिफरेंटली इंटरप्रिटेड आंसर आपको मिल सकता है कि आप उसकी कोडिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप सारे आंसर को एक कैटेगरी में आप रख नहीं पाओगे। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर आप पूछ रहे हो कि भाई आप करंट जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, अब 10 लोग बहुत अलग अलग तरीके से आंसर दे रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप उसको सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, मॉडरेटली सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड के बीच कैसे कैटेगराइज करोगे। ठीक है, लास्ट एक डिसएडवांटेज अपन इसका देख लेते हैं, रिस्पोंडेंट नीड्स मोर टाइम टू आंसर। समय की बहुत ज्यादा खपत होती है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका कोई एक फिक्स आंसर है नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे वो आंसर दे रहे हैं या किस बेसिस पे आप वो अपना ओपिनियन बना के रखे हो। अब उस बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए रिस्पोंडेंट को ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में वो अपनी बहुत सारी बातें आपको समझा नहीं सकता। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ओपन एंडेड क्वेश्चंस का कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसको सीधे सीधे टाइम टेकिंग कह सकता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, आगे का डिस्कशन कल करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।